एस्पिरेंट, वेलकम टू अवर चैनल यथार्थ एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सल्तनत काल के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सल्तनत जो काल है उसका जो टाइम पीरियड था वो चला था 1206 से लेके 1526 तक। तो आज हम जानेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि रिलेटेड है किससे, सल्तनत काल से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में पहले जो शासन करता था, प्राचीन काल में जो शासन करता था उसको क्या बोला जाता था, राजा। और जो दिल्ली सल्तनत में जो शासन करता था उसको क्या बोला जाता था, सुल्तान। और जो मुगल में जो मुगल वंश जो था, मुगल के टाइम पे जो शासन करता था उसको बादशाह बोला जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें पहले हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि राजा क्या है, सुल्तान क्या है, बादशाह क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो प्राचीन काल है उसमें क्या बोला जाता था, जो शासन करता था उसको राजा बोलते थे। और दिल्ली सल्तनत में क्या बोला जाता था, सुल्तान। और मुगल में क्या बोला जाता था, बादशाह बोला जाता था। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने इसमें लिखी है कि सल्तनत जो काल था, जो था वो चला था 1206 से लेके 1526 तक। इसमें जो शासन था उसमें जो शासक होते थे उनको क्या बोला जाता था, सुल्तान। और जो सुल्तान होते थे वो क्या होते थे, सुल्तान जो होते थे वो किसको फॉलो करते थे, खलीफा का जो प्रमुख होता था उसको फॉलो करते थे। ठीक है, और जो सेनापति था उसको क्या बोला जाता था, अमीर या नायाब बोला जाता था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। इसमें 5 वंशों ने शासन किया है। और जो 5 वंश हैं वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। इनका सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी पूछी जाती है पेपर में। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था फैब में, उसमें क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बना था कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत का जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है। ऑप्शंस इस तरीके से दिए थे। तो इसमें आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप भूल जाएं उस केस में काफ़ी काम आने वाली है ये ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, जीजा का टकला साला। क्या है, जीजा का टकला साला। जी फॉर गुलाम, का फॉर खिलजी, और टकला फॉर तुगलक, सा फॉर सैयद, ला फॉर लोधी वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, जो लोग भूल जाते हैं, हम सभी भूल जाते हैं यूजुअली। तो आप ये ट्रिक जो है वो अपने माइंड में एकदम फिट कर सकते हैं। क्या, जीजा का टकला साला, यानी कि जी फॉर गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, टकला फॉर तुगलक, साला फॉर सैयद और लोधी वंश। ठीक है, अब इनका जो टाइम पीरियड है देखिए, गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है दास वंश, ममलूक वंश। ये चला था 1206 से लेके 1290 तक चला था। और जो खिलजी वंश है वो चला था 1290 से लेके 1320 तक चला था। और जो तुगलक वंश है वो चला था 1320 से लेके 1414 तक। सैयद वंश चला था 1414 से लेके 1451 तक चला था। लोधी वंश चला था 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है, सालों में आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना कितना है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम समय तक वंश चला था उसका नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो चीज़ एकदम से खिलती है वो मुरझाती भी है एकदम से। तो इसका टाइम पीरियड, जो खुशी होती है वो बहुत कम टाइम तक के लिए चलती है। तो खुशी फॉर क्या, खिलजी वंश। तो सबसे कम जो समय तक चला था वो कौन सा वंश चला था, खिलजी वंश चला था। तुगलक वंश, तुगलक 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 करके याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला जो वंश रहा है किसमें, दिल्ली सल्तनत में, वो कौन सा रहा है, तुगलक वंश रहा है, सबसे जो ज़्यादा समय तक चला है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक जो शासक जो गुलाम रहे थे। सबसे पहले बारी बारी करके हम पढ़ेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। सैयद वंश, फिर लोधी वंश।
ठीक है। गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे क्या, गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक जो शासक गुलाम थे इसमें वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक गुलाम शासक जो हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। अब हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक रहा है किसका, गुलाम वंश का। तो इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे किस तरीके से ये जो है इसमें आया, गुलाम वंश में किस तरीके से इसने एंट्री मारी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी कभी, तब उसमें बताऊंगी मोहम्मद गौरी के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, मोहम्मद गौरी गौर राज्य का क्या होता है, शासक होता है। और इसके 3 गुलाम होते हैं, उनमें से एक कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है गुलाम, एक कुवाचा होता है, एक यलदौज होता है। तो ये काफ़ी जो 1202 में जो अभियान होता है इसका, गुजरात विजय में, इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से खुश होकर मोहम्मद गौरी जो होता है इसको क्या दे देता है, दिल्ली दे देता है। दिल्ली का सुल्तान जो है वो नियुक्त कर देता है, और कुवाचा को सिंध का राजा बना देता है, और मोहम्मद गौरी यलदौज को गजनी का सुल्तान नियुक्त कर देता है। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फखरुद्दीन काजी ने इसको फारस से खरीद कर किसको बेचा था, ये फारस से खरीद कर ऐबक को इसने बेचा था। ऐबक को किसको बेचा था, मोहम्मद गौरी को बेचा था। किसने बेचा था, फखरुद्दीन काजी ने फारस से खरीद कर किसको बेचा था, मोहम्मद गौरी को बेचा था। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब गुलाम वंश में जो 11 शासक रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश को ममलूक वंश से भी जाना जाता है। ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो टाइम पीरियड रहा था साथियों, वो रहा था 1206 से लेके 1210 AD तक रहा था। गद्दी पर जब ये बैठा, इससे पहले ये लाहौर का क्या होता था, इक्तिदार। अब हम ये जानेंगे कि इक्तिदार क्या होता है। जो सुल्तान के लिए सेना और राजस्व का प्रबंध करता है उसको क्या बोला जाता है, इक्तिदार बोला जाता है। इसको काफ़ी उपाधियां मिली थी। एक तो लाख बख्श मिली थी, दूसरा मलिक और सिपह सलार और पील बख्श। अब हम जानेंगे कि मलिक क्या होता है। जो मोहम्मद साहब जो थे उनके जो विचारों पर चलने वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है, मलिक बोला जाता है। और जो पील बख्श होता है, हाथियों को जो दान करने वाला हो उसको क्या बोला जाता है, पील बख्श बोला जाता है। और हातिम द्वितीय। तो ये कुछ उपाधियां किसको मिली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। और इसने राजधानी जो है वो अपनी लाहौर रखी। और इसके जो सबसे बड़े दुश्मन थे वो कौन थे, यालदौज और कुबाचा। तो यालदौज और कुबाचा से दुश्मनी मिटाने के लिए इसने क्या किया, यालदौज की पुत्री से विवाह कर लिया और कुबाचा से विवाह करवा दिया अपनी बहन का। तो इसने इस तरीके से अपनी दुश्मनी जो थी वो ख़त्म कर ली और रिश्तेदारी में दुश्मनी को बदल दिया। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, लेकिन हम इसको बाद में थोड़ा सा जान लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ये बदायूं का गवर्नर होता है और ये पहला इक़्तिदार होता है जो कि मोहम्मद गौरी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और ये इल्तुतमिश की जो विवाह होता है वो किससे होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री होती है शाह तुर्कान, उसके साथ इसका विवाह होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप जो है रिलेशंस इनके देखें, जानें, सीखें और लिखें और पढ़ें और समझें। इल्तुतमिश जो होता है उसकी जो पत्नी होती है वो कौन होती है, शाह तुर्कान। ठीक है, शाह तुर्कान जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री होती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन होता है, इल्तुतमिश होता है। आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कंप्लीट करते हैं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार है
वो किसकी याद में बनाया गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे बख्तियार काकी, उनकी याद में इसकी नींव रखी गई थी, किसकी? कुतुब मीनार की। और इसका जो निर्माण का कार्य था वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, 3 मंजिल तक बनवाया था। और फिरोज तुगलक जो था, तुगलक वंश का जो था, इसने इसकी जो 5 मंजिल तक बनवाया था, 3 4 5 मंजिल तक कुतुब मीनार का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उसके बाद ये ध्वंस हो गया था, मतलब ये जो है इसको दोबारा से रिपेयरिंग किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी ने करवाई थी। तो जो कुतुब मीनार है उससे 3 वंश रिलेटेड है, एक तो गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुतुबुत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाई गई थी दिल्ली में। और दिल्ली का ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली का संस्थापक बताओ कौन था? तो अनंग पाल हैं, जो कि तोमर वंश से रिलेटेड हैं। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? दिल्ली की स्थापना करी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में बनवाया गया था, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। उसके बाद अब इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये किसी बीमारी से नहीं हुई थी, जब ये पोलो खेल रहा था घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। अब हम ये जानेंगे कि जो पोलो है उसका उद्भव जो है वो कहाँ से हुआ। तो ये भारतीय राज्य जो मणिपुर है वहाँ से पोलो जो खेल है इसका क्या हुआ? उद्भव हुआ। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में ही बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसा कौन सा जो दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक हुआ है जो जिसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था? तो आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ है जिसने अपने नाम से कोई भी खुतबा नहीं पढ़वाया था। अब ये खुतबा क्या होता है? जुम्मे के नमाज के बाद सुल्तान का जो नाम लिया जाता है इसी को क्या बोला जाता था? खुतबा बोला जाता था। आई होप इतना सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। ठीक है। अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या होता है। आराम शाह को नियुक्त किया जाता है 8 माह के लिए। अब जो लाहौर के अमीर होते हैं वो चाहते हैं कि गद्दी पर कौन बैठे? आराम शाह बैठे। और जो दिल्ली के अमीर होते हैं, अमीर मतलब सेनापति जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया जाए, वो इल्तुतमिश के पक्ष में होते हैं। तो भाई जब लाहौर के अमीर जो हैं वो आराम शाह के पक्ष में हैं और जो दिल्ली के अमीर हैं वो इल्तुतमिश के पक्ष में हैं, तो क्या होगा? विद्रोह होगा। तो इनके दोनों के बीच में क्या होता है? लड़ाई होती है। और उस युद्ध को जाना जाता है जट का युद्ध, जो कि किसके किसके बीच में होता है? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में होता है। और इल्तुतमिश क्या होता है? इसमें विजय इसको प्राप्त होती है। उसके बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। कब से कब तक के लिए? 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक क्या ये गद्दी पर बैठता है। इसका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? मध्य एशिया में होता है। और ये पहला ऐसा इक्ता पाने वाला व्यक्ति होता है। बताया था ये बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। और इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री थी उसके साथ विवाह हुआ था। पुत्री का नाम क्या था? शाह तुर्कान था। ठीक है। गद्दी से, वही लिखा हुआ है, गद्दी से बैठने से पहले ये क्या था? बदायूं का गवर्नर था। और ये जो गुलाम वंश है उस क्वेश्चन ऐसे आता है कि संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। इसने मंत्री परिषद बनाई, प्रशासनिक कार्य भी इसने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। और इसने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित कर दी, कहाँ? दिल्ली। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आता है इसी से रिलेटेड। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, किसके बीच में? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में, जिसमें यालदौज की मृत्यु हो गई थी और इल्तुतमिश जो है वो जीत गया था। ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्या है? एक ईरान का शासक था जिसका नाम था क्या? जलाउद्दीन मंगवर्नी। इसने क्या किया? इसने एक कांड कर दिया। इसने मंगोलिया, जो मंगोल जनजाति थी, मंगोलिया में जो रहती है मंगोल जनजाति, उसका जो शासक था चंगेज खां, जिसको तैमुचिन के नाम से भी जाना जाता है, इसके मामा की क्या कर दी? इसने हत्या कर दी। किसने? ईरान का जो शासक था जलाउद्दीन मंगवर्नी। अब ये भाई इसके हाथ धो के पीछे पड़ गया।
चंगेज खां जो था वो जलाउद्दीन मंगवर्नी के पीछे पड़ गया बिल्कुल। अब ये क्या करेगा, जलाउद्दीन जो था, जलाउद्दीन मंगवर्नी, ये भागकर कहाँ पहुंचता है, भारत पहुंचता है। और उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली की जो गद्दी होती है, इल्तुतमिश बैठा होता है। इसकी शरण में जाने के लिए ये जाता है, लेकिन ये मना कर देता है इल्तुतमिश। ठीक है। उसके बाद जब ये चंगेज खां को पता पड़ता है कि ये जो जलाउद्दीन मंगवर्नी है भागकर भारत गया है, तो ये भी आते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी है, तो ये वापस लौट जाते हैं। ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मतलब जो मंगोल थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल जो थे वो सबसे पहले भारत में आए थे। इल्तुतमिश जो होता है वो 3 विभाग की स्थापना करता है। पहला है वित्त, दूसरा है विदेश और तीसरा है पत्र व्यवहार। ठीक है। उसमें एक और विभाग कौन ऐड कर देता है, बलवन ऐड कर देता है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, सैन्य विभाग के नाम से जाना जाता है। और सैन्य विभाग को क्या बोला जाता है, दीवाने अर्ज। ठीक। अब इल्तुतमिश का जो अन्य विभाग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अमीर आखूर। अमीर आखूर जो घुड़सवार का प्रमुख जो सेना होता है, मतलब जो घुड़सवार सेना प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, अमीर आखूर। आगे चल के इसकी जो बेटी होती है उसको अमीर आखूर से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर। अब ये क्या, ये एक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक हुआ है जिसने खुद को क्या, खुद को अब खलीफा की जो उपाधि है उससे विभूषित, सुशोभित किया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि इसने क्या की, धारण की। किसने, इल्तुतमिश ने। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत में शासक हुआ है या सुल्तान हुआ है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। इसके क्या क्या कार्य रहे हैं। तो इसके क्या क्या कार्य, एक तो इसने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था। हालांकि जो नींव थी वो किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसने निर्माण पूरा करवाया था। उसके बाद इसने मुद्राएं चलवाई, कौन कौन सी, टंका जीतल, टंका चांदी की और जीतल तांबे की। एक टंका बराबर 48 जीतल होता है। ये रिलेशन याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है पेपर में। मकबरा बनवाने वाला पहला सुल्तान हुआ है सुल्तान ए गढ़ी। ठीक है। इक्ता प्रणाली चलाने वाला ये प्रथम शासक हुआ है इल्तुतमिश। टकसाल की स्थापना इल्तुतमिश ने करी। तुर्कान ए चहलगानी की भी स्थापना किसने करी, इल्तुतमिश ने करी, जो बलवन आगे चलकर ध्वस्त करवा देगा किसको, ये इसको हटा देगा, तुर्कान चहलगानी को। तो इल्तुतमिश जो है इसने तुर्कान चहलगानी बनाई। तुर्कान चहलगानी में क्या होता था, 40 गुलाम सरदार होते थे। ठीक है। 1536 में इसकी मृत्यु हो गई इल्तुतमिश की। उसके बाद इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज और बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। ये जो रुकनुद्दीन फिरोज जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो ये अल्प आयु थी और इसका जो प्रभाव था, इसकी जो माता है शाह तुर्कान का रहता था ज़्यादातर। और ये चीज़ जो थी दिल्ली के अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो एक अयोग्य शासक था। तो दिल्ली के जो अमीर थे वो ये चाहते थे कि रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाए। और ये गद्दी पर बैठती है कब, 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है। और ये जो है चोंगा कुल्हा पहनकर ये जो है शासन चलाती है अपना। और ये भारत की पहली ऐसी महिला शासिका रही है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। ठीक है। इसने एक अमीर आखूर जो घोड़े का प्रधान था, जो घोड़े का प्रधान था उसको नियुक्त किया याकूत को। और ये निम्न तुर्क का था और रजिया जो थी वो उच्च तुर्की थी। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। रजिया को प्रेम हो जाता है याकूत से। तो ये निम्न तुर्क थी और याकूत जो था वो निम्न तुर्क का था और रजिया जो थी वो उच्च तुर्क की थी। तो इन दोनों में जो प्रेम संबंध था वो दिल्ली के अमीरों को पसंद नहीं आया।
ठीक है, क्योंकि जातिवाद का इसमें इशू था, तो ये पसंद नहीं आया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दिल्ली के अमीरों ने बहुत विरोध किया इस चीज़ का। ठीक, उसके बाद एक भटिंडा का इक़्तिदार था जिसका नाम था अल्तूनिया। ये भी काफ़ी इसने विरोध किया, जो इनके बीच में जो प्रेम संबंध हुआ था इससे काफ़ी विरोध जताया। इतना ज़्यादा विरोध जताया कि रज़िया सुल्तान और याकूत दोनों गए थे इसके साथ क्या, युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन उस युद्ध में याकूत की हत्या किसके द्वारा कर दी गई, अल्तूनिया के द्वारा कर दी गई। और रजिया के पास केवल एक ही ऑप्शन था, या तो अल्तूनिया की बंदी बन जाए, या फिर अल्तूनिया ने दो ऑप्शन दिए थे, या तो आप मेरी बंदी बन जाएं या फिर आप मुझसे विवाह कर लें, क्योंकि अल्तूनिया भी इसको पसंद करने लग गया था, रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान एक शासिका रही थी, तो इसने जो है बंदी बनने के बजाय क्या चुना, विवाह करना उचित समझा। तो इसने अल्तूनिया से विवाह कर लिया, और ये दिल्ली की ओर जब बढ़े तो जो दिल्ली के अमीर थे उनको पसंद नहीं था कि इसने कैसे विवाह कर लिया एक भटिंडे के इक़्तिदार से, जबकि ये क्या थी, सुल्तान थी, दिल्ली की गद्दी पर ये शासन चला रही थी अपना। तो इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के अमीर थे इन्होंने षड्यंत्र किया और इसकी हत्या करवा दी। किसके द्वारा, जाटों के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई षड्यंत्र के तहत। कहाँ पे करवा दी गई थी, कैथल हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है, बहराम शाह बैठता है 1240 से लेके 42 तक। और ये जो बहराम शाह होता है ये गठन करता है एक पद का जिसका नाम होता है नायब ए ममलिकात। ठीक है, और ये नियुक्त करता है ऐतगीन को, और ऐतगीन जो होता है वो इसके विरोध में ही षड्यंत्र रचने लगता है इसको मारने के लिए। तो बहराम शाह को पता पड़ता है, तो बहराम शाह इसको जो है मार देता है। और ये जो पद होता है इसका मतलब जाने, सारी सुल्तान की शक्तियाँ इसी में निहित होती हैं। इस पद को क्या बोलते हैं, नायाब ए ममलिकात बोलते थे। ठीक है, अब जो बहराम शाह का जो भाई था जिसका नाम था मसूद शाह, तो दिल्ली के अमीर के साथ मिलकर बहराम शाह की इसने क्या करवा दी, हत्या करवा दी, और खुद गद्दी पर बैठ गया। मसूद शाह जिसका जो शासनकाल चला था वो चला था 42 से लेके 46 तक। ठीक, अब 45 में क्या होता है, मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, आक्रमण किया। और ये जो मसूद शाह होता है वो अमीर आखूर नियुक्त करता है किसको, बलवन को। और बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 46 में क्या करवाया, इसको हटा दिया, मसूद शाह को हटवा के किसको बैठा दिया गद्दी पर, नसीरुद्दीन महमूद को बैठा दिया गद्दी पर। और बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। और नसीरुद्दीन जो महमूद था वो एक ऐसा दिल्ली का शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली का जो शासक था वो टोपी सी कर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो कौन था, नसीरुद्दीन महमूद था। और इसने उपाधि दी थी बलवन को, उलुग खां की उपाधि से सुशोभित किया किसको, बलवन को। ठीक है, और इसने नायाब ए ममलिकात भी किसको नियुक्त किया, बलवन को नियुक्त किया, और बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक, अब बलवन देखेंगे, बलवन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलवन। उसने अपने आप को उपाधि दी जिल्ले इलाही, खुद को अल्लाह बताया। ऐसा कौन सा शासक